अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में एक शदीद आइनी बहरान और अदालती बहरान चल रहा है जो इमरान खान के सहूलतकारों ने पैदा किया हुआ है, और इस सहूलतकारी की तरफ वो बढ़ते हुए आज 8 रुकनी बेंच बिठाया गया, जिसका इजलास 11:30 बजे शुरू होना था, लेकिन थोड़ी उसमें देर से उसको शुरू हुआ। लेकिन किसी भी सरकारी तरफ से कोई भी वकील, किसी जमात का वकील वहाँ पेश नहीं हुआ। सिर्फ वो 4 जो इमरान डूज़ के वकील मौजूद थे, और सुप्रीम कोर्ट बड़े मज़े से 40 मिनट तक वकील उसके बोलते रहे, और ये कानों में हाथ लगा के बड़े मधुर आवाज़ में उसकी मौसीकी सुनते रहे। किसी भी जज ने उसको न टोका न कोई बात की, बस उसे बड़े प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे कि हमारे बच्चे कितने लायक हो गए हैं कि अब वो हमारे सामने आके बोल रहे हैं। तो उसके बाद फिर सिर्फ एक जज ने थोड़ी देर के लिए बोला, मेरा ख्याल में शायद पानी मांगा होगा, क्योंकि उसको आर्गू तो कोई करना नहीं था। जजों ने तो ये तक नहीं पूछा कि भाई तुम हो कौन, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात पर जो सोमोटो का अख्तियार है उस पर जो है कमेटी बिठाई जा रही है, तो उस पर तुम्हारे घर में क्या खाना बनना बंद हो जाएगा। और 2 ये गधे, एक समी इब्राहिम, दूसरा चौधरी जो बैठा है मोटा ARY पे, दोनों झूठे अव्वल दर्जे के। अब ये इमरान के नुमाइंदे बन के सुप्रीम कोर्ट में आए, और सुप्रीम कोर्ट में आके इन्होंने केस दाखिल किया है। और एक दूसरा बंदा है कोई राजा, जो इससे पहले पीपल्स पार्टी में भी था, अब वो PTI में शामिल हो गया। लेकिन मसला वही आ रहा है कि इन लोगों से ये पूछा भी नहीं अदलिया ने कि भाई आप लोग हो कौन, आप इससे किस तरह मुतासर हो, आपका कोई केस ही नहीं है। ये केस तो उसी वक्त खारिज होना चाहिए था, लेकिन बदनीयती और बददियानती है, क्योंकि अपनी धौंस और धांधली धमकी दिखानी है जो इमरान खान नहीं कर सका। अब वो इस बेंच के ज़रिए ये सारे 8 रुकनी हम ख्याल बेंच बन गई है और हथियार लेकर आ गए। लेकिन आज तकरीबन फिर 20 मिनट के बाद फिर दूसरी तकरीर सुनी, उसके बाद फैसला ये किया कि हम इसको गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हैं, जिससे अंदाज़ा यही हुआ कि इनको कोई सख्त मैसेज भी मिल चुका है। लेकिन फिर शाम को मंदियाली ग्रुप ने फिर वही हटदर्मी दिखाई और एक आर्डर जारी कर दिया, और ST आर्डर जो है जारी कर दिया है। एक ऐसे केस पर ST आर्डर जारी हुआ है, ऐसे कानून पर ST आर्डर जारी हुआ है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो ये हालत है हमारी सुप्रीम कोर्ट की कि ये इतनी तेज़ हो गई है, कानून में इतनी तेज़ हो गई है कि अभी कोई जुर्म होता ही नहीं, उससे पहले ही फैसला दे देते। सलाम है इनकी अजमत को, इनकी दानिश को, इनके अकुल को, और इनको पैदा करने वालों पर, इन सब को सलाम हो कि एक चीज़ है ही नहीं उस पर ये ऐसे आर्डर दे देते हैं कि शायद कल हो जाए। अभी कल फिर कोई ऐसा भी आर्डर दे सकते हैं भाई फला घर में शायद बच्चा पैदा हो, उससे पहले ही ST आर्डर दे दो ताकि बच्चा पैदा न हो। ये जो 140 नंबर पर हमारी अदालत खड़ी है, इतने तेज़ तरीन फैसले देगी, तो मैं समझता हूँ कि ये पहले नंबर से भी आगे निकल जाएगी। उसके बाद आपने देखा था पिछले भी एक 6 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था काजी फायज ईसा की बेंच के खिलाफ। 6 रुकनी बेंच ने 5 मिनट में फैसला दिया था, तो ये भी दुनिया का तेज़ तरीन रिकॉर्ड था और हमारे लिए जग हंसाई का सबब बना, और आज का फैसला भी सबब बना। लेकिन पार्लियामेंट ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि इसको हम मुस्तरद कर दें, इस 8 रुकनी बेंच को भी मुस्तरद कर दें। न ये बेंच बनी है, ये गैर कानूनी बेंच है, न इसके फैसलों को मानते हैं। अभी दोबारा जो इसका एलामिया जारी हुआ है, उसमें भी इन्होंने शदीद तरीन हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है और कहा है कि अब इसको देखा जाएगा। ये इस तरह एक कानून अभी लागू ही नहीं हुआ, उससे पहले कैसे ख़त्म होता है, और वो शख्स कैसे ख़त्म कर सकता है जो खुद इस केस में एक फरीक हो, वो फैसला दे रहा है कि बस इसको ST आर्डर दे रहा हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है, ये किस मुल्क का इंसाफ है? मुझे तो भूटान लग रहा है, भूटान में ऐसा होता है। ये भूटानी अदालतें हैं और भूटानी फैसले चल रहे हैं। एक केस है ही नहीं और है भी अपने खिलाफ, तो खुद ही जज बन गया, खुद ही फैसला दे दिया। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? और ये PTI वाले कह रहे हैं हम चीफ जस्टिस के साथ है, वो स्टैंड विद चीफ जस्टिस। तो ये वही फाशिस्ट लोग हैं जो आइन के दुश्मन है, कानून और आइन के दुश्मन है। अगर चलो एक मिनट के लिए इनकी बात मानी जाए कि हाँ नहीं आइन के लिए रखवाली कर रहे हैं,
तो इनको सिर्फ आइन पंजाब में नज़र आ रहा है। KPK का आइन क्या पश्तो में लिखा हुआ है जो इनको समझ में नहीं आ रहा। कि KPK में इलेक्शन का कोई जोर नहीं है, लेकिन यहाँ इनको इंतखाबात चाहिए। पंजाब में इसको इलेक्शन चाहिए ताकि अपने लाडले को सेट करके जाए सितंबर से पहले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। आज यहाँ 8 रुकनी जो है जजेस की बेंच थी और कौमी असेंबली में 8 रुकनी पार्लियामानी कमेटी थी, उसने जो है इलेक्शन कमीशन को पैसे देने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया कि नहीं पैसे। और अब कल चीफ जस्टिस बैठेंगे अपने चैम्बर में और उन्होंने सेक्रेटरी खजाना को बुलाया है, स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाया जो दोनों मुल्क से बाहर है। अब देखें कल फिर कौन उनकी जगह पेश होता है, और इलेक्शन कमीशन को जो सेक्रेटरी है उसको भी बुलाया गया है। लेकिन मेरा ख्याल में अब ये लड़ाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। इसका बहुत बड़ा नुकसान हुकूमत रहे या न रहे, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। ये बात एक लिख ली जाए कि ये अब जिस लड़ाई पर और जिस नहज पे पहुंच गया है, उसके लिए अगर मुल्क में इमरजेंसी लग गई, मुल्क में मार्शल लॉ लग गई, यहाँ कोई एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी हो गया, तो उसके सूरत में भी किसी सूरत में भी चीफ जस्टिस का बचाव नज़र नहीं आ रहा। अगर इसने कल कोई एंगी फेंकी की तो अब देखा जाए कि कल क्या करते हैं, कल क्या सूरत हाल होगी। कल का दिन बहुत अहम है। कल कौमी असेंबली का भी इन कैमरा सेशन होगा, जिसमें सिक्योरिटी के इदारे भी शिरकत करेंगे, आर्मी चीफ करेंगे, DGI भी करेंगे और अपने इदारों की तरफ से ब्रीफ देंगे कि मुल्क की सिक्योरिटी के हालात क्या है और फ़ौज कहाँ कहाँ डिप्लॉय है और किस तरह काम हो रहा है। तो इस तरह पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सिक्योरिटी मिले या फंड्स मिले। चलो फंड मिल भी गए तो सिक्योरिटी नहीं होगी तो इंतखाबात कैसे होंगे? फिर तो ये खून खराबा मुल्क में हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त भी पंजाब की कोई 11,000 पुलिस कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। जहाँ सिंध और पंजाब की सरहद पर इस तरफ से सिंध की पुलिस है, वहाँ से पंजाब की पुलिस है। ये ऑपरेशन जारी है और 8-10 डाकू मारे भी गए हैं, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और ये आगे बढ़ते जा रहे पेशकदमी करते हुए। तो अभी मेरा ख्याल है कि इसमें 15-20 दिन शायद और लग जाए या महीना लग जाए, तो ये पुलिस वहाँ से भी नहीं मिलेगी। तो ये सूरत हाल भी है। उसके अलावा भी कल भी ये बात हो रही थी कि ये अचानक जो 8 रुकनी बेंच बना के इस केस को जो सुनने की कोशिश की जा रही है, उसका असल मकसद इमरान खान को उस दौरे निकाह से बचाना है जो इसने हरकत की थी। जो मुफ्ती सईद ने बताया कि एक बार इसने निकाह किया और निकाह अदत में किया गया और उसके बाद फिर जो है 90 दिन के बाद फिर इसने दोबारा निकाह पढ़ाया। तो आज एक मीम्स चल रही थी ट्विटर पर कि इसका तो पता है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, इसका पता नहीं कि अदत में 90 दिन की अदत में निकाह नहीं होता। तो बड़े ही मजाक और ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी बहुत बड़ा मजाक हो रहा है, पाकिस्तान के आइन के साथ भी मजाक हो रहा है और रियासत अभी तक सोई हुई है। इसको होश में आना चाहिए उससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इस सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी तरफ कश्मीर में भी सुप्रीम कोर्ट में आज सरदार तनवीर इलियास की जो है पिटीशन पर समाअत हुई। अदालत बड़ी बरहम थी और उसको कहा गया कि ये तो जजेस को सरेआम धमकियाँ दे रहा है, इसको हम कैसे सुने। अभी इस केस पर कोई फैसला नहीं करेंगे। अभी तो हम ये फैसला भी नहीं किया कि इस पिटीशन को सुनना है या नहीं सुनना। इस तरह यूँ वहाँ पर समाअत मुलतवी हो गई। उससे कोर्ट के जो है अंदाजे से लग रहा है कि अब इसको दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा और बहाल नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन जो है टुन रहकर कश्मीर की कौन सी खिदमत कर रहा था। जब भी जागता था ये रात के 6-7 बजे के बाद सेक्रेटरी वो सारा दिन ख्वार होते थे किसी मीटिंग के सिलसिले में, और जाके ये ख्वार खजर जब उठता था कोई 4-5 बजे के बाद, उसके बाद आता दफ्तर, फिर आके 8 बजे के बाद 10 बजे के बाद ये फैसले हो रहे थे कश्मीर में। और कश्मीर में लूटमार भी जारी थी। अली अमीन गंडापुर और उसकी कंपनियों को भी पैसे दिए जा रहे थे। ये भी एक लूटमार की कहानी है और अली अमीन गंडापुर ने खुद इस पर गिरफ्तारी के दौरान रोशनी डाली है कि किस तरह कश्मीर के ख़जाने को मुख्तलिफ जेली कंपनियां बनाकर ये पैसे निकाल रहे हैं और ये लूटमार वहाँ जारी है। उसके अलावा इमरान खान का एक फ्रंटमैन गिरफ्तार हुआ है कल, जिस पर इमरान खान ने ट्वीट भी किया था कि अली अमीन गंडापुर के बाद फिर मेरे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि वो चीफ सिक्योरिटी कम मनी लॉन्डर ज़्यादा है। उसके 41 जेली अकाउंट पकड़े गए हैं। FIA ने बाकायदा तहकीकात करने के बाद उसे उठाया है और उसकी फिर
जो है निशानदही पर मज़ीद 2 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस तरह ये 3 अफराद जो है FIA की कस्टडी में, जिसमें कहा गया है कि अरबों रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और ये इमरान खान का फ्रंट मैन है। तो ये एक नई कहानी खुल गई है, नया कटा खुल गया है। अब देखना ये है कि इसमें किस किस को पैसे मिले हैं और कहाँ कहाँ पैसे गए हैं, किधर किधर पैसों को भेजा गया है। उसके अलावा इमरान खान के साबिक अबू जनरल फैज़ अमीन, उसका भी एक फ्रंट मैन पकड़ा गया है सिंध से। हैरत की बात है कि उसका फ्रंट मैन सखर से गिरफ्तार हुआ है। कोई महर है, पूरा नाम अभी मैं नहीं बता सकता। उस महर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस महर को सिंध में जो है जनरल फैज़ आसदारी से फ़ोन करके ठीके देता रहा है और एक सेक्टर कमांडर ने भी इस सिलसिले में जो है काम दिखाया है। ये लाहौर के एक दोस्त सहाफ़ी की खबर है। उसने बताया कि ये महर साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं और अब उसको जो है ये पता नहीं कि किसने गिरफ़्तार किया है, क्योंकि इमरान खान के जो सिक्योरिटी ऑफिसर है नाम नहाद मनी लॉन्डर, उसको तो FIA ने उठाया है और FIA ने डिक्लेयर भी कर दिया कि इसको हमने उठाया है। लेकिन महर को किसने उठाया है अभी तक 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो जब ये बाहर निकलेगा तो मोहम्मद खान भट्टी की तरह बोलेगा ये भी एक और गोगा पकड़ा गया है, और इस गोगे की जब बोलती खुलेगी तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ करप्शन की, किसने की करप्शन और किसको किसने पैसे दिए। ये सारी चीज़ें कुछ दिनों में मंजर आम पर आ जाएंगी। ये सूरत हाल, इस मुल्क की सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान, साहिबजादी और सारे लोग वहाँ पर मक्का मुकरमा में मौजूद है, उम्रा किया है और अभी वहाँ शाही प्रोटोकॉल के साथ वो वहाँ पर मौजूद है। सऊदी अरब की तरफ से ये बिल्कुल ओपन जो है इनको जो प्रोटोकॉल दिया गया है और जिस तरह उन्हें तैयारी में लाया गया है, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत का आइंदा मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तान की हुक्मरान कौन होंगे। ये सारी चीज़ें रोज़ रोशन की तरह आया है और दीवार पर साफ नज़र आ रही हैं कि अब ये आइंदा होगा। और इमरान खान को अब यूथ ही हमेशा के लिए भूल जाए, उसके लिए वो वहाँ पर अब बैठा है जमान पार्क में, रोज़ा वोज़ा कुछ नहीं रखता, न उठता है दिन के वक्त, वो सिर्फ रोज़ा इफ्तारी के बाहर आके रोज़े ज़्यादा मुँह बनाकर आधी खजूर खा के पीछे, फिर आधी खजूर पीछे अपने साथियों को दे देता है। वो उसको तबरक के तौर पे उठा के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो ये बन गया है, अब जिंदा पीर बन गया है, खुदा कर जिंदा रहे। आज जैसे लाहौर की एक दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, वही घूंघट मुंह पे डालकर औरतों की तरह छुपते छुपाते वहाँ पहुँचा है कि अदालत ने भी इसको तंबीह की। वो वहाँ गया ही नहीं, सारी आज वो गया ही नहीं कि भाई इसको मौत का ख़तरा है। तो जज ने कहा कि ये किस तरह इसको मौत का ख़तरा है, कौन इसको मारेगा, ये इस बाम से बाहर क्यों नहीं निकल रहा। तो उसने कहा बेनज़ीर को भी कत्ल किया गया था, एक बड़ा कौमी सानिया था। बेनज़ीर का नाम ये हमेशा अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन आज 15 साल गुजरने के बावजूद इमरान खान ने बेनज़ीर के कत्ल पर इसकी मजम्मत नहीं की और नहीं उसकी तहज़ीयत की। तो ये इमरान खान एहसान फरामोश है। लंदन में जो बेनज़ीर भुट्टो के हर संडे पर जाके वहाँ उसके पास खाना खाता था, ये हारून रशीद को इसने हाल ही में इंटरव्यू दिया था जिसका क्लिप मौजूद है। अगर किसी को न मिले तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर मौजूद हो जाए, देखे किस तरह ये कहता था कि मुझे वहाँ भूख लगती थी, पैसे नहीं होते थे, भूखा मरता था। फिर एक दोस्त को लेकर हर इतवार को बेनज़ीर वहाँ बड़ी दावत करती थी, तो हम भी वहाँ खाना खाने जाते थे। तो ये बेनज़ीर के लंगर पर पला पड़ा और फिर अभी तक उसकी जो है इसने तहज़ीयत नहीं की। ये ऐसा मौसम कश है, इसने किसी भी मौसम को नहीं छोड़ा, तो एक यहाँ कैसे छोड़ेगा। उसके अलावा कश्मीर की सियासी सूरत हाल पल पल बदलती जा रही है। कल भी पीपल्स पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, बिलावल भुट्टो और आसिफ ज़रदारी की सदारत में, और आज भी ये इजलास हुआ है और एक कमेटी भी बना दी गई है जो मुख्तलिफ लोगों से रब्ता कर रही है और बहुत तेज़ी के साथ वहाँ काम हो रहा है। और चंद ही दिनों में आप ये खबर सुनेंगे कि वहाँ चौधरी यासीन शायद वज़ीर आज़म बन जाए। इस पर इत्तेफाक हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ लोगों को उस पर इत्तेफाक नहीं है, तो इसीलिए मामला अभी तक अटका हुआ है। दूसरी तरफ कल जमान पार्क में भी आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर आज़म के लिए गौर वगोश किया गया, लेकिन उनके जो जमान पार्क में कश्मीर के MNA पहुँचे उनकी तादाद ही कम थी
مایوس کن تعداد دیکھ کر خود عمران خان ہی پریشان ہو گئے۔ تو یہ سیاسی صورتحال ہے جو دن بدن اور پل پل بدل رہی ہے، اور اسلام آباد میں سخت ترین جو ہے چل رہا ہے ماحول، جہاں سرکاری دفاتر میں کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ہر طرف یہی بات ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی، پارلیمنٹ کیا کرے گی، وزیر اعظم بچے گا نہیں بچے گا، اس کیس میں آگے نہیں بڑھے گا، اور توہین عدالت جو ہے وزیر اعظم پہ نہیں لگے گی، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ ان کو پنڈی کی طرف سے باقاعدہ بہت بڑی شٹ اپ کال دے دی گئی ہے کہ اپنے حد میں رہو، لیکن پھر بھی اگر یہ حد سے باہر نکلے تو پھر ایگزیکٹو آرڈر آئے گا۔ جس طرح یوسف رضا گیلانی نے ایک جو ہے ایگزیکٹو آرڈر دیا تھا، اسی آرڈر کے تحت انہوں نے افتخار چودھری اور دوسرے ججز کو بحال کیا تھا۔ اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر سے کسی کو بحال کیا جا سکتا ہے تو دوسرے ایگزیکٹو آرڈر سے اس کو جو ہے سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، معطل بھی کیا جا سکتا ہے، ڈسمس بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے آپشنز ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں ایمرجنسی لگانے کا آپشن بھی موجود ہے، اور اس سے بھی بڑا آپشن میرے عزیز ہم وطنوں کا ہے۔ اگر بات یہاں تک نہ سلجھی اور معاملات اپنے حد سے اور باہر نکل گئے تو پھر آخری آپشن وہی ہوگا جو میں نے بتایا، کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیل تقریباً فائنل ہو گئی ہے۔ آئی ایم ایف کی پیسے ملنے والے ہیں۔ آج وہاں آئی ایس آئی کی ڈائریکٹر جنرل نے ایک پریس کانفرنس کی ہے واشنگٹن میں، اور کہا ہے کہ پاکستان کی ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے، اس کی جو ہے اکانومی صحیح سمت میں جا رہی ہے اور معاہدہ ہونے کے قریب ہے۔ آج بھی ان کی ورچوئل میٹنگ ہوئی وزیر خزانہ کے ساتھ، اس کے بعد یہ بریفنگ دی گئی، اور پھر آئی ایم ایف نے وہاں پریس کانفرنس کی جو براہ راست دکھائی گئی پاکستان میں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔